जय हिंद दोस्तों। लास्ट के लेक्चर में हमने क्लास 6 हिस्ट्री के एनसीईआरटी के 7 चैप्टर और 8 चैप्टर को कवर किया था और आज 9 चैप्टर से ऑफ कोर्स करेंगे। बट देखिए 8 चैप्टर में जैसे हमने बात की स्टार्टिंग में अशोका के विषय में, लायन कैपिटल की बात की। और लायन कैपिटल जैसे कि मैंने आपको बताया चर्चा का विषय भी है और लायन कैपिटल पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए थे। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक यहाँ पे लूँगा तो ये ज़रूर शो करने की कोशिश करूँगा कि यूपीएससी या किसी डिफरेंट एग्जाम में वो पूछा जा रहा है या नहीं, और यही एक सही तरीका होता है। देखिए एनसीईआरटी बहुत आप लोगों ने भी बहुत बार पढ़ा होगा और भी बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, बट ये जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं या नहीं, और आते हैं तो कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आते हैं और कितने सॉल्वेबल होते हैं या नहीं, वो चीज़ें भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जाम के अंदर यही मैटर करेगा कि वो ये जो हमारी जानकारियाँ हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रही हैं या नहीं। जैसे अगर आप इसी सवाल को देखें तो ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 1998 में पूछा गया था। लोथल में एंशिएंट डॉकयार्ड है, हमने देखा था जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था तो कि सीप वगैरह आती होगी क्योंकि वो कोस्टल एरिया है। तो जो सामान है, जो बहुत तरह के जो कीमती पत्थर हो गए और मोतियाँ हो गई, ये सब जो एक जगह से दूसरे जगह पे शिप्स के थ्रू जरूर आवागमन होता होगा, इस वजह से एंशिएंट डॉकयार्ड देखने को मिलता है। सारनाथ में हमने देखा गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। राजगीर में लायन कैपिटल है क्या? नहीं, हमने बात की थी सारनाथ में लायन कैपिटल है, राइट। तो थर्ड वाला गलत है। और नालंदा के विषय में हमने देखा हुआ है ऑलरेडी कि ये बुद्धिस्ट लर्निंग साइट है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन सी। यहाँ पे थर्ड जो है वो गलत है, बाकी तीनों सही है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया आपसे लायन कैपिटल के विषय में। तो ऐसा नहीं, बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन से जानवर लायन कैपिटल के अंदर नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते ही है। और ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज 1998 का, और एनडीए और सीडीएस में तो और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2001 का है। आपसे पूछा जा रहा था कि हड़प्पा सभ्यता में जो सील्स मिलते हैं, जो टेराकोटा आर्ट देखने को मिलता है, उसमें किस जानवर को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो देखिए काव को कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं किया गया। और ये चीज़ें, ये सिविल सर्विसेज 2001 का क्वेश्चन है और ये चीज़ें पूछने का मकसद ही यही होता है कि आप समझ पाएँ कि उस टाइम की कंडीशन हड़प्पा सभ्यता में कौन से जानवर मिले या लोगों का जीवन यापन किस तरह से होता होगा। आफ्टर ऑल यही चीज़ें डिपेंड करती हैं, डिटरमाइन करती हैं। तो अभी ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता हमने जितना पढ़ा उतना हमारे एग्जाम के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे और उसी टाइम पे 50 और जितने भी PYQs इवन यूपीएससी के द्वारा पूछे गए वो सारे कवर करेंगे। और यकीन मानिए ये सबसे बेस्ट तरीका होता है तैयारी करने का। एक बार जब आप समझ जाएंगे कि यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे और कौन कौन सी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। सो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया था, काफ़ी सब कुछ कवर हो गया था। नाउ नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे, चैप्टर 9 पर। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी का बॉक्स देख लेते हैं। लुकिंग अहेड की बात की गई है। तो मौर्यन एम्पायर के विषय में हमने बात की। मौर्यन एम्पायर में जो राजा आए, सबसे महान राजा अशोक की बात की हमने। और अशोक जो है वो काफ़ी बड़ा एरिया उन्होंने एक्वायर किया था, बट जैसे कि हमने बात की युद्ध की नीतियों को सदा त्याग देना और भी बहुत सारी चीज़ें रहीं जो धीरे धीरे चल के डिसइंटीग्रेट का काम की। और जो बाद के जो मौर्यन एम्पायर के राजा आए, जैसे अशोक के परपौत्र जो हैं दशरथ, जिन्होंने काफ़ी सारी गुफाएं भी दी थी आजीविका सेक्ट को। तो इस तरह के काफ़ी सारी जब पीढ़ियां बाद में आई तो उस टाइम पे ये सर्वाइव नहीं कर पाई मौर्यन डायनेस्टी और कॉलेप्स कर गई। और ये लगभग बताया जा रहा है 2200 साल पहले कॉलेप्स करती हैं। उन चीज़ों को भी हम लोग कवर करेंगे ऑफकोर्स। और इन इट्स प्लेस रोज सेवरल न्यू किंगडम, यानी उसके जगह पे ऑफकोर्स उस खाली किंगडम को भरने के लिए न्यू किंगडम आएंगी। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में देखें और नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स में देखें तो जो इंडो ग्रीक रूलर्स हैं जो कि लगभग 1000 ईयर बाद 1000 सालों तक राज करते हैं, इंडो ग्रीक रूलर्स, इन्हें फॉलो किया जाता है सेंट्रल एशियन पीपल के द्वारा, जिन्हें शक कहा जाता है। शक कौन है? तो आप देख सकते हैं सेंट्रल एशियन पीपल हैं शक, और जो अपना किंगडम कहाँ पे बसाते हैं तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में। देखिए यहाँ पे जब इंडिया की बात हो रही है तो आपको सिर्फ आज के डेट का इंडिया नहीं सोचना, उस टाइम पे पाकिस्तान अफगानिस्तान भी कंबाइंड है। अभी हम लोग देखेंगे कि जो इनकी राजधानियाँ होंगी वो किस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आज के डेट में होंगी। और बहुत सारे किंगडम 500 सालों तक लास्ट किए और टिल द सकाज वर डिफीटेड बाय गुप्ता किंग। लेकिन जो अंतिम शक के राजा हैं उन्हें गुप्ता किंग्स के द्वारा हराया गया। द शक इन टर्न्स वर फॉलोड बाय द कुशानाज। यू विल लर्न मोर अबाउट द कुशानाज। तो अभी देखिए शक के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद कुषाण डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। आगे और भी विस्तार से चर्चा में दिया गया, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो जनरल ऑफ द मौर्य, हमने बात की थी मौर्य एम्पायर की। तो मौर्यन एम्पायर के जो अंतिम राजा हैं यहाँ पे, ये चीज़ें देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट और यही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, तो इन्होंने कोशिश की है कि
फैक्ट्स को कम किया जाए, कम लिखा जाए, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट हो जाने से फिर प्रॉब्लम आती है। तो मौर्यन डायनेस्टी के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था बृहद्रथ, राइट। ये चीज़ आपने पढ़ी भी होगी अगर आपने पढ़ा है तो। बृहद्रथ थे और इन्हीं के मंत्री जो है वो पुष्यमित्र शुंग, वो इन्हें मार करके गद्दी पे बैठते हैं। तो मौर्य वंश के बाद शुंग डायनेस्टी आती है। और बस इतना ही बताया गया कि शुंग डायनेस्टी के बाद कण्व डायनेस्टी आती है, जिसके फाउंडर होते हैं वासुदेव कण्व, और ये उसके बाद एट द एंड गुप्ता डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है। तो ये चीज़ें बहुत ही ब्रीफ में बता दिया गया, पर बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। अगर आप एंशिएंट इंडिया देखेंगे RS शर्मा वाली, तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में कवर किया गया। और 11th क्लास की जो NCERT आती है, इसी न्यू NCERT थीम्स वाली, वहाँ पे भी इन चीज़ों को कवर किया गया है। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो शकों का स्ट्रगल देखने को मिलता है। हमने जो बात की शक के विषय में कि जो शक राजा आए नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पर राज करते थे भारत में, उसके उनके बैटल्स देखने को मिलते सातवाहन राजाओं के साथ। और सातवाहन राजा अगर आप देखें तो इन वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के आज की डेट में महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन रीजन्स पर ये राज करते थे। सातवाहन का किंगडम 2100 सालों पहले स्थापित हुआ और बहुत ज़्यादा साल तक नहीं चला, लगभग आप देखें तो। और 400 सालों लास्टेड फॉर अबाउट 400 ईयर्स, सिर्फ 400 सालों तक चला। और अराउंड 1700 years ago a new ruling family known as वाकाटक became powerful in central and western India। उसके बाद वाकाटक डायनेस्टी आई। ये चीज़ें इस तरीके से समझने में बेहतरी नहीं होगी, इन चीज़ों को हम टाइमलाइन से समझेंगे, काफ़ी आसानी फिर रहेगी। अभी फिलहाल के लिए देख लेते हैं ब्रीफ में, बहुत ही ब्रीफ में बात कर लेते हैं। साउथ इंडिया में ऑफकोर्स चोल, चेर और पांडे, ये जो 3 डायनेस्टियाँ आती हैं वो आएंगी। और इनका भी टाइम पीरियड काफ़ी पुराना है, 2000-1500 साल पहले की बात की जा रही है। और भी बहुत सारे चेंजेस आम जनता, आम जनमानस की सोसाइटी में भी देखने को मिले। जैसा कि हमने बात की थी कि ट्रेड फ्लरिश करना स्टार्ट कर देते हैं, न्यू टाउन वगैरह स्टेब्लिश होना शुरू हो जाती हैं। और ट्रेडिंग में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमने जब बात की यहाँ पे बौद्धिज़्म और जैनिज़्म की, तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हुए वो ट्रेडर्स थे, क्योंकि ट्रेडर्स की लाइफ स्टाइल काफ़ी इंक्रीज़ कर रही थी, वो काफ़ी फ्लरिश कर रहे थे। और उस टाइम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो एक नए तरह की जीवन की तलाश कर रहे थे, एक ऐसा जीवन जो उन्हें सोसाइटी में ऊंचा कद प्रदान करता हो, इस तरह की बातें देखने को मिल रही थी। सबसे पहले बात करते हैं आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर की, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आयरन और टूल्स हम लोग ऑफकोर्स फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ें तो काफ़ी आसानी से अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये 3000 साल पहले ही स्टार्ट हुई हैं। यानी जब बात आएगी हड़प्पा सभ्यता की, जो कि लगभग 4500 से 5000 साल पहले फ्लरिश हुई, तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में आयरन के टूल्स नहीं देखने को मिलते। और मोस्ट प्रोबेबली या कन्फर्म रूप से हम कह सकते हैं कि आयरन के टूल्स वो लोग यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पर आयरन की शुरुआत ही नहीं हुई। तो ये बात थी। उसके बाद स्टोन एज पर भी हमने बात की, उस टाइम पे भी ऑफ कोर्स आयरन टूल्स का यूज़ नहीं किया जाता था। 2500 साल पहले अगर आप देखें तो एविडेंस देखने को मिलते हैं आयरन टूल्स के, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, एक्सेस वगैरह। तो ये कौन सा टाइम पीरियड था? महाजनपद का टाइम पीरियड था, मगध का टाइम पीरियड था। मैंने आपको बताया था कि सभी जनपदों में से जो पावरफुल जनपद था मगध का जनपद, वहाँ वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा था, सभी महाजनपदों में पावरफुल होता जा रहा था। और इसके पीछे का जो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न, क्योंकि अगर आप देखें तो मगध में सबसे पहले हर्यंक वंश आई, हर्यंक डायनेस्टी आई। हर्यंक डायनेस्टी पर हमने बात की थी कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये सारे महान राजा जुड़े हुए थे हर्यंक वंश से। तो हर्यंक वंश जो मगध पे राज करना स्टार्ट की, उसके पीछे का रीज़न ही यही था कि वहाँ आयरन टूल्स और बाकी चीज़ें, बगल में फॉरेस्ट हो जाना, फॉरेस्ट होने के कारण एलिफेंट्स वगैरह आसानी से अवेलेबल हो जाना, और ऊट्स वगैरह मिलने के कारण अपने फोर्ट को प्रोटेक्ट कर लेना, वहाँ की जनता धनी और समृद्ध होने के कारण टैक्सेस दे देना, ये सारे जो रीजन्स थे वो मिलकर मगध को एक पावरफुल साम्राज्य बना रही थी। और इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन था प्लोसेयर। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है। आज की डेट में हमें लगता है कि क्या बहुत बड़ी बात है आयरन प्लोसेयर का हो जाना, लेकिन जब उस टाइम के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो वुडन प्लोसेयर के मुकाबले, जो वुडन यहाँ पे जुताई करने के जो साधन है उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा पावरफुल है आयरन के टूल्स। और आयरन के टूल्स के मुकाबले देखिए, सबसे पहली बात तो फॉरेस्ट को काफ़ी आसानी से क्लियर किया जा सकता था, पहला रीज़न तो ये था। तो फॉरेस्ट को क्लियर करने के कारण नए नए विलेजेस और नए नए टाउन्स स्टेब्लिश किए जा सकते थे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा था वो तो ये था कि उन आयरन टूल्स के मदद से आसानी से खेती की जा सकती थी, प्लो शेयर वगैरह बनाए जा सकते थे, जो कि आप देखें तो उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि एग्रीकल्चर ही किसी भी राज्य के फ्लरिशमेंट को डिसाइड करती थी। जो टैक्सेस लिए जाते थे, भाग हो गए, और भी जो डिफरेंट तरह के टैक्सेस लिए जाते थे, वो एट द एंड एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते थे। एग्रीकल्चर जितनी बेहतरी होगी, जनता उतनी समृद्ध होगी और उतना ही राजा को यहाँ पे टैक्सेस मिल पाएगा। और स्टेप्स की बात करते हैं, इरिगेशन। ऑफ कोर्स इरिगेशन बहुत बड़ी बात हुई जब विलेज फ्लरिश करने लगे, तो नए नए सिस्टम को इजाद किया गया, जैसे ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम हो गया, जिसके विषय में हमने पढ़ा था। इससे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया।
इसके अलावा कैनाल, वेल, टैंक, आर्टिफिशियल लेक, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही थी। तो इससे जो इरिगेशनल है, जो सिंचाई है फसलों को, वो काफ़ी आसानी से हो पा रहा था। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सिंचाई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी खेती की। और मैंने आपको बार बार बताया, एंशियंट टाउन को आज के टाउन से ना कंपेयर करें, जो एंशियंट विलेजेस हैं या एंशियंट इंडिया है, उन चीज़ों में अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा होगा वो ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खेतों से प्रोडक्शन अगर निकले, खेती में अगर फ्लरिशमेंट हो तो ऑफकोर्स स्टेट भी फ्लरिश करेगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही बात बोली गई है कि राजा को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आर्मी, पैलेस, किले वगैरह के लिए। इसके लिए वो फार्मर से टैक्सेस डिमांड करेंगे। और फार्मर कब टैक्सेस दे पाएंगे? जब उनकी खेती बाड़ी बढ़ेगी। और ये कैसे पॉसिबल होगा? इरिगेशन से होगा। और इसके अलावा और भी चीज़ें, इरिगेशन के अलावा वुडन, जो हमने बात की कि वुडन एक्सेस की बजाय अब यूज़ किए जाने लगे थे लोहे के हथियार, आयरन टूल्स। तो ये सब रीजन्स थे। उसके बाद ये सब रीजन से प्रोडक्शन बढ़ेगी। और भी 2-3 रीज़न आप लिख सकते हैं। पहला तो ये मैंने आपको बता दिया कि आयरन टूल्स का, आयरन प्लोसेयर का यूज़ होने लगा। और हमने बात की ट्रांसप्लांटेशन की। तो ये दोनों रीजन्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्शन बढ़ जाएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मगध और बाकी के जो महाजनपद हैं जो कि 6th सेंचुरी BC में स्टार्ट होना शुरू हुए, वो रीजन इसलिए इतने ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे क्योंकि उनके पास जो हथियार मिल गए थे आयरन के, वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। तो इससे रेवेन्यू बढ़ेगी, और रेवेन्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे काफ़ी पावरफुल किंगडम देखने को मिलेगा। सिंपल सा फंडा यही है। क्योंकि अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ी, अगर राजा ने लोगों से पैसे नहीं ले पाए, खुद ही देखा राजा ने कि यहाँ पे तो वैसे ही मुश्किल है, तो कहाँ से पैसे लिए जा सकेंगे? तो इस वजह से फिर पावरफुल किंगडम नहीं बन पाएगा। अगर पावरफुल किंगडम बनाना है तो वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। और ये तभी पॉसिबल है जब जनता के हाथ में खुद में पैसे हों। अब बात करते हैं कि ये जो गांव है जिसकी हम लोग बात करें, जो फ्लरिश हो रहे थे, उनमें रहते कौन थे? तो 3 डिफरेंट कैटेगरी, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल की बात की गई है सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट में। अगर आप तमिल रीजन में देखें तो 3 कौन कौन सी कैटेगरी है? पहला है लार्ज लैंड ओनर का। लार्ज लैंड ओनर मतलब वैसे कैटेगरी के लोग जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हों, और उन्हें कहा जाता था वेलालार। क्या कहा जाता था लार्ज लैंड ओनर्स को? वेलालार। ऑर्डिनरी प्लोमैन, यानी जो सामान्य रूप से किसान है, जो दूसरे के खेतों में जुताई कर रहे हैं, या फिर जो सिर्फ उनका काम है, बेसिकली उनका काम है खेतों में जाकर के काम करना ताकि फसलों को लगाया जा सके, उन्हें कहते हैं उजावुर। उन्हें क्या कहते हैं? उजावुर। और जो तीसरी कैटेगरी है वो लैंडलेस लेबरर की है, यानी ये भूमिहीन मजदूर है, इनके पास खुद की ज़मीनें नहीं हैं, खुद की ज़मीनें नहीं है, और ये लेबर पे डिपेंड है, दूसरे के खेतों में काम करते हैं या और भी बाकी जगहों पे काम करते हैं, या अगर ये स्लेव्स की कैटेगरी में भी आते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? आदिमाई। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? आदिमाई या फिर कडाईसियार। आदिमाई या फिर कडाईसियार। ठीक है, 3 कैटेगरी की हमने बात की। सबसे पहले कौन है? वेलालार फर्स्ट, दूसरा उजावुर, और तीसरा है यहाँ पे आदिमाई। ठीक है, सबसे शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। वेलालार कौन है? जो काफ़ी बड़े जमींदार है, जिनके पास काफ़ी सारी ज़मीनें हैं। उजावुर कौन है? जो कि जो ऑर्डिनरी प्लोमैन है, जिसकी काम है मेन फसलों को उगाना, जुताई करना। ये हो गया। तीसरी कैटेगरी हमने बात की, स्लेव्स वगैरह हो गया, आदिमाई के अंदर आएंगे, जो इनके पास खुद की कुछ भी ज़मीनें नहीं है, वो पूरे तरीके से लेबर पर डिपेंड है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये यूपीएससी सीडीएस 2018 का है। आपसे पूछा जा रहा है तमिल संगम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बताइए कि लैंड ओनर को क्या कहते थे। ठीक है, लैंड ओनर की बात की जा रही है, ध्यान दीजिए। गहपति, उजावुर, आदिमाई या वेलालार। तो अभी हमने क्या बात की कि वेलालार कौन होते हैं? वेलालार होते हैं रिच लैंड ओनर्स, जिनके पास काफ़ी सारी ज़मीनें हैं। तो लार्ज लैंड ओनर को क्या कहते हैं? वेलालार। उजावुर हमने देखा कि जो नॉर्मल प्लो शेयर जो चलाते हैं वो उजावुर हो गए। और आदिमाई हमने देखा जो स्लेव होते हैं, स्लेव कह लें या फिर आप लेबर कह लें, जिनकी खुद की ज़मीनें नहीं है, लैंडलेस लेबर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं, ये सीडीएस का क्वेश्चन है 6th क्लास के एनसीईआरटी से। तो ऐसा नहीं होता, जो लोग कहते हैं ना कि भाई एनसीईआरटी से अब क्वेश्चन नहीं आते या ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो उन्हें ज़रूर ये बात समझनी चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्टली भी आते हैं। तो अब आप इससे ध्यान रखिएगा, बल्कि मैं तो कहूँगा आप नोट्स में ऐसे बना लीजिए, 3 कैटेगरी इंक्लूड कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए पीपल, और पीपल या विलेजर लिख लीजिए, और ऐसे 3 लाइन बनाइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले में वेलालार, और दूसरे में यहाँ पे कौन सा आएगा? हाँ, उजावुर, और तीसरे में आदिमाई। ठीक है, ये तीनों कवर करिए, क्योंकि ये अगेन ये सदाबहार टॉपिक है, और भी मैंने 2-3 बार देखा है अदर एग्जाम्स में भी, इवन रेलवेज में भी ये पूछा हुआ है, एसएससी में भी पूछा हुआ है, और किसी स्टेट पीएससी में भी मैंने देखा है, और आई थिंक एनडीए में भी एक बार पूछा गया, मैच करने के लिए दिया गया था। इस तरह से लिख देते हैं उजावुर और वेलालार इस तरह से, और मैच करने के लिए पूछ लेते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी यही कहा था, बुक जब मैं स्टार्ट कर रहा था, कि हमें हंस की तरह करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
हंस के बारे में मैंने आपको बताया था ना, दूध और पानी आप मिला के दोगे तो वो सिर्फ दूध को पिएगा और पानी को छोड़ देगा। तो इसी तरह से हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे और जो हमारे काम का नहीं उस पर कम फोकस करेंगे। ये चीज़ें जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस पर आपको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी। नाउ आगे देखते हैं नॉर्दर्न पार्ट की। ये हमने सदर्न इंडिया की बात की, तमिल रीजन की, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट में अगर आप देखें तो जो विलेज हेडमैन होते हैं, विलेज हेडमैन मतलब गांव के जो हेड होते हैं ना, आज की डेट में भी होते हैं ये। और जो विलेज हेडमैन है इन्हें क्या क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। ग्राम का मतलब गाँव होता है और भोजक का मतलब हेड, ठीक है। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजिशन फॉर जनरेशन, यानी ये हमारा गाँव है, इसमें ये है ग्राम भोजक। ग्राम भोजक मतलब विलेज हेडमैन, और इसके बाद ये इसकी जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी वो भी ग्राम भोजक ही रहेगी, और फिर उसकी जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी वो भी ग्राम भोजक रहेगी, ठीक है। इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था जनरली, और ये हेरिडिटरी पोस्ट था। इसकी बात हमने की। देखिए इस तरह से स्टेटमेंट पूछे जाएंगे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्राम भोजक। पहला कह दिया जाएगा कि ये हेरिडिटरी नहीं बल्कि मेरिट के बेस पे होता था, तो इस तरह से पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये हेरिडिटरी होता था। और जो ग्राम भोजक है वो लार्जेस्ट लैंड ओनर भी होते होंगे ऑब्वियसली, तभी इनके पास इतनी पावर होगी कि ये विलेज के हेडमैन का काम करें। जनरली ही हेड स्लेव। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो लैंड ओनर होंगे जिनके पास काफ़ी सारी ज़मीनें होंगी उनके पास स्लेव्स भी होंगे, वर्कर वो रख सकते हैं लैंड को कल्टीवेट करवाने के लिए। इसके अलावा वो पावरफुल होंगे क्योंकि ऑफ कोर्स जब इतनी सारी ज़मीनें हैं और इनके पास स्लेव हैं तो राजा के चहीते भी होंगे, और राजा इन्हें इजाज़त देंगे कि आप विलेज से जाकर के टैक्सेस कलेक्ट करें, और कुछ जिसका कुछ पार्ट यहाँ पे जो लैंड ओनर है उसके पास रहेगा और कुछ पार्ट ये किंग को देंगे। इस तरह से चीज़ें चलती थी। और देखिए अलग से फंक्शन नहीं किया जाता, तो ये जनरली पुलिस और जो चीज़ें गड़बड़ भी चल रही हैं, जैसे अगर गांव में किसी ने चोरी वगैरह की, तो इन चीज़ों को डिसाइड करने का भी पहला जो आप कह सकते हैं पावर है वो इन्हीं के पास रहता था। बाद में जब मैटर काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाता था तब वो राजा के पास पहुंचता था। ग्राम भोजक के अलावा गृहपति भी समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा ये भी उस ऑप्शन में गृहपति या गृहपति था। तो गृहपति जो है वो स्मॉल लैंड ओनर होते हैं, तो बड़े लैंड ओनर के मुकाबले ये स्मॉल लैंड ओनर होते हैं। और गृहपति जैसे यानी घर के स्वामी, इस तरह से कुछ होगा इसकी मीनिंग। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये थोड़े स्मॉल लेवल के लैंड ओनर है। एंड देन देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज दास कर्मकार। दास कर्मकार का मतलब जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं हैं और ये दूसरों के फील्ड में काम करके, नाम से भी आप समझ सकते हैं, दूसरों के फील्ड में ये काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन सच एज ब्लैक स्मिथ, पोर्टर, कारपेंटर, वीवर। गाँव में बहुत तरह के क्राफ्ट पर्सन भी देखने को मिलते हैं। अब देखिए अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, तो सम ऑफ द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर। देखिए संगम लिटरेचर पर सिविल सर्विसेज 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया इसी बार वाले एग्जाम में। अब इन्हें संगम लिटरेचर ही क्यों कहा जाता है इसे समझ लीजिए। तो इन टेक्स्ट को संगम लिटरेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये असेंबली में कंपाइल किए गए, ठीक है। संगम का मतलब आपको पता होगा, मिलना और गोष्ठी करना, असेंबली करना, ठीक है, यही होता है संगम का अर्थ। तो ये इसलिए संगम कहा जाता है क्योंकि असेंबलीज होती थी, असेंबली काफ़ी बड़े बड़े पोइट्स उसमें बैठते थे काफ़ी संख्या में, और ये जो पोइट्स है ये मिल करके कंपोज करते थे, कंपाइल करते थे चीज़ों को। और अगर आप देखें तो रीज़न भी हमें बताया जा रहा है आज के डेट में। अगर मदुरई हम लोग देखें जो कि तमिलनाडु में है, जो मीनाक्षी टेम्पल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर भी असेंबलीज की जाती थी। और तमिल टर्म्स है मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर, यानी जो अबव के टंगिम हमने जो बात की संगम की, ये चीज़ें संगम लिटरेचर का पार्ट है। ये जो तमिल टर्म्स है ये मेंशन किए गए हैं संगम लिटरेचर्स के अंदर। कौन कौन से? अभी हमने क्या क्या बात की? वेलालार की, उजावुर की, ठीक है, और अधिमाई की। ये चीज़ें आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? संगम लिटरेचर में। अगर आपको वो क्वेश्चन याद हो तो वहाँ भी यही पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू संगम लिटरेचर, और इस चीज़ का मतलब क्या है, लैंड ओनर का मतलब क्या है। तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही होंगी। मैं बहुत डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, अगेन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग ज़्यादा अटेंशन देंगे, ज़्यादा वक्त देंगे और ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ऑफ कोर्स, ताकि चीज़ें अच्छे से याद रहें। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत बार इससे भी एग्जाम में पूछा गया है, जातक के विषय में। तो जातक हम सबको पता है बुद्धिस्ट स्टोरीज हैं, ये बात आप पहले ध्यान रखिए जातक के विषय में कि ये बुद्धिस्ट स्टोरीज है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा कंपोज किया गया है। यानी अगर आपसे कोई पूछा जाए बताइए जातक टेल्स के लेखक कौन है, तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान का आप नाम नहीं ले सकते कि ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा कंपोज किया गया और लिखा गया बुद्धिस्ट मोंक के द्वारा। अब जातक स्टोरी बहुत सारी हैं, अगर आप देखें तो जातक स्टोरी से काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं सीडीएस और सिविल सर्विसेज में, वो भी हम लोग करेंगे। बस इस टॉपिक को पहले कवर करते हैं।
इस जातक स्टोरी को हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे, भले ही ये हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से क्यों ना अनइम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि ये चीज़ें आई थिंक आप लोगों को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए अगर आपने ये नहीं पढ़ा है ऑलरेडी तो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस स्टोरी से। अब बात की जा रही है क्लेवर पुअर मैन की, यानी एक चालाक गरीब इंसान है बट वो चालाक है, और देखेंगे किस तरह से वो अपनी बुद्धिमानी से चीज़ें लेता है, चीज़ें हासिल करता है। एक समय की बात होती है, हमने जैसा कि बात की, एक क्लेवर पुअर यंग मैन होता है जो कि शहर में रहता है। उसके पास जो एक लौती संपत्ति होती है वो एक मरा हुआ चूहा होता है। अब वो क्या करता है कि एक होटल के में एक कॉइन पर जाकर के उसे उसकी बिल्ली के लिए बेच देता है, किसे, चूहे को। और एक दिन क्या होता है, काफ़ी तेज़ आंधी आती है और जो राजा का जो गार्डन है वो काफ़ी सारे सूखे पत्तों से भर जाता है। एंड द गार्डनर वाज एट अ लॉस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत अच्छा ईडियम है। एट अ लॉस का मतलब घाटे में नहीं होना होता है, बल्कि होता है कन्फ्यूज्ड होना। तो यहाँ पे जो गार्डनर वो कंफ्यूज है कि ये जो मेस है उसे किस तरह से साफ़ किया जाए। तो यंग मैन को ये काम दिया जाता है और कहा जाता है कि क्या आप इस चीज़ को साफ़ कर सकते हैं। तो यंग मैन काफ़ी खुश हो जाता है, वो काफ़ी अगल बगल से बच्चे ले आता है, बच्चों को कुछ स्वीट्स वगैरह ऑफर करता है और बच्चे तैयार हो जाते हैं। और कुछ ही टाइम में देखते देखते सारे की सारी सफाइयाँ हो जाती हैं। अब सफाई होने के बाद क्या होता है, जो किंग का पॉटर होता है, पॉटर यानी जो बर्तन बनाता है मिट्टी वगैरह के, वो इस अपॉर्चुनिटी को वो ढूंढ ही रहा है कहीं का, अगर मुझे फ्यूल मिल जाता, आग की तलाश थी ताकि मैं पोट्स को अपने पका सकूं। तो ये पूरा का पूरा वो जो आग जलता है पत्तों से, वो इसे खरीद लेता है और यंग मैन को इसके बदले में पैसे दे दिए जाते हैं। अब जो यंग मैन है वो दूसरे प्लान के विषय में सोचता है। ही कैरीड अ जाल फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट, यानी जो सिटी गेट है वहाँ पे एक फुल जार को फुल करके पानी का भर के ले जाता है और 500 ग्लास कटर को वाटर प्रदान करता है। कौन से ग्रास कटर, जो घास काट रहे हैं मेन सिटी गेट में वहाँ पे। वो काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि आपने हमें पानी पिलाया, बहुत अच्छा काम किया है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो जवाब देता है कि मुझे जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी मदद की तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद वो ट्रेडर के साथ अपनी दोस्ती बना लेता है और एक दिन ट्रेडर उससे कहता है कि कल जो है एक हॉर्स डीलर आएगा अपने 500 घोड़ों के साथ। तो इसके बाद यंग मैन कहता है, वो वापस चला जाता है ग्रास कटर के बाद, और उसके बाद कहता है प्लीज़ गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड, यानी एक मुझे आप ग्रास का बंडल दीजिए। एक ही ग्रास का बंडल लेता है और कहता है कि जब तक कि मेरी ग्रास की बंडल ना बिक जाए, वो किसे बेचना चाह रहा है, हॉर्स डीलर को, राइट, और तब तक आप अपना ना बेचें। और ये एग्री कर जाते हैं और उसे 500 बंडल ऑफ ग्रास दे देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, देखिए 500 यहाँ पे जो ग्रास कटर हैं उन सभी से एक एक ग्रास का बंडल ये ले लेता है यंग मैन, और सारे ग्रास के बंडल अपने पास रख लेता है और सभी को समझा देता है कि मैंने जब आपको पानी पिलाया था तो आपने कहा था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो अब वो हेल्प का टाइम है, आपको कहीं से भी दूसरे घासें नहीं बेचनी है। अब जो हॉर्स डीलर आया हुआ है, अब वो पूरे शहर में ढूंढता है, कहीं घास उसे मिलता ही नहीं, क्योंकि सारे जो यहाँ पे ग्रास कटर है वो अपने घासें इसे बेच चुके हैं इस यंग मैन को। तो उस टाइम पे उसे मजबूरी में उस यंग मैन से लेने पड़ते हैं, और उस टाइम पे जो यंग मैन है वो एक एक ग्रास के बंडल का 1000 कॉइन्स यहाँ पे चार्ज करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मतलब जो हॉर्स डीलर है उन्हें भी पता है कि अब कोई और घास यहाँ पे है नहीं, तो अगर मैं ना खिलाऊं तो यहाँ पे घोड़े मर जाएंगे, इस वजह से वो इतनी महंगी में लेता है। तो ये है क्लेवर यंग मैन की कहानी, और ये जातक टेल्स वन ऑफ द जातक टेल्स का पार्ट है। नाउ अर्ली सिटीज़ के लाइफ को डिफेक्ट करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप देखें तो जो शिल्पकार मूर्तिकार होते थे वो टाउन और विलेजेस में लोगों की लाइफ को डिपिक्ट करने का काम करते थे। इसके अलावा बहुत सारे गेटवेज और पिलर भी बनाए जाते थे, और इस तरह से अगर आप देखें तो काफ़ी सारे यहाँ पे एक सांची का स्कल्पचर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और ये जो स्कल्पचर है ये सांची मध्य प्रदेश का है। यहाँ पे अगर आप देखें तो महाजनपद, जो कि 2500 साल पहले हमने बात की थी, 2500 साल पहले जो स्टार्ट हुआ, वहाँ पे भी जो सिटीज़ हैं उन्हें सराउंड किया गया एक मेसिव फोर्टिफिकेशन वॉल से, क्योंकि महाजनपद मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग होने का रीज़न ही सबसे पहले यही था कि यहाँ पे बहुत जो मजबूत दीवारें बनाई जा रही थी, किलेबंदी की जा रही थी। बहुत सारे शहरों में आर्कियोलॉजिस्ट ने रो ऑफ पोएट्स यहाँ पे पता लगाया है। रो ऑफ पोएट्स का मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन हैं वो रो में देखने को मिल रहे हैं, और रिंग वेल्स भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो लार्ज डंप्स, गार्बेज डंप्स तक की बात की गई है, और पैलेसेस, मार्केट, होम्स, बहुत सारी चीज़ों के रिमेन्स देखने को शायद ही मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर रिमेन्स कम देखने को मिल रहे हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे कोई शहर वगैरह होंगे नहीं, ये अभी येट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट है। हो सकता है और ज़्यादा डिस्कवरी की जाए तो और भी चीज़ें यहाँ पे सामने निकल करके आएँ। और अदर्स मेड ऑफ वुड, मड, ब्रिक्स एंड थेस मे नॉट हैव सर्वाइव, क्योंकि जैसा कि हमने बात की, जो अशोकन पिलर है वो इसलिए टिक गए क्योंकि वो पत्थर पे थे, लेकिन इसके अलावा जो मिट्टी वगैरह से चीज़ें बनी हो, जो थेज वगैरह से चीज़ें बनी हो, वो चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाएंगी इतने सालों तक।
तो यहाँ पे एक ग्रीक ट्रेवलर के द्वारा उसके एक्सपीरियंस को साझा किया गया है कि वो किस तरह भरूच आता है। तो भरूच का ग्रीक नेम ये आपको ध्यान रखना है, बेरीगाजा। ठीक है, क्या नाम है, मुझे ग्रीक तो आती नहीं, बट फिर भी देख लीजिए बेरीगाजा, ये आपको ध्यान रखना है कि भरूच का नाम था, क्योंकि ये पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा भी जाता है बहुत बार एग्जाम के अंदर, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब ये क्या बताता है, देखिए ये जो ग्रीक यहाँ पे जो ग्रीक सेलर है जो कि यात्रा करके आया है यहाँ पे व्यापार वगैरह करने, तो ये बता रहा है कि ये जो गल्फ है वो बहुत ही नैरो है, नेविगेट करना काफ़ी मुश्किल है शिप्स के लिए, शिप को स्टीयर करना पड़ता है बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ, स्किलफुल्ली। लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग, यानी जो राजा के द्वारा जो लोकल फिशरमैन है उन्हें अपॉइंट किया जाता है ताकि यहाँ पे चीज़ें अच्छे से चलाई जा सके। और इंपोर्ट की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें तो टिन हो गई, लेड, कोरल, कॉपर, वाइन, क्लॉथ, गोल्ड, सिल्वर कॉइन, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं। और एक्सपोर्ट की अगर बात करें, जो दूसरे देशों में जो भेजा जाता है भरूच के द्वारा, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, भरूच के मार्ग से जो भेजा जाता है वो, तो भरूच से यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्चेंट्स के द्वारा हिमालयन, आइवरी, एजेड, कार्लेनियन, कॉटन। हाँ, कॉटन देखिए, कॉटन बहुत सालों से ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है, सिल्क, परफ्यूम्स, ये चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं कहाँ से, भरूच से। तो ये एक ग्रीक सेलर के द्वारा जो कि अननोन है, उसके स्टोरी में ये चीज़ें लिखी गई हैं। नाउ बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होगा चैप्टर का, कॉइन्स के ऊपर। देखिए कॉइन्स के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं एंशिएंट कॉइन्स के ऊपर, इसे सारा अच्छे से कवर करते हैं। सबसे पहले देखिए, यू मे हैव नोटिस्ड हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन, ये हमने बात की हुई है ऑलरेडी कि कॉइन्स के टर्म्स में किस तरह से वेल्थ को मेजर किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा हज़ारों की संख्या में कॉइन फाउंड किए गए हैं, और जो ईयरलीस्ट कॉइन है वो जो यूज किए जाते हैं वो 500 साल 500 ईयर्स वर 5 मार्क कॉइन्स, यानी यहाँ पे जो ईयरलीस्ट कॉइन है जो कि 500 सालों तक यूज किए जाते रहे, वो पंच मार्क्ड कॉइन्स कहलाते थे। नाम से ही अगर आप समझे तो पंचिंग की जाती थी कॉइन्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हिस्सा उभरा हुआ है और दूसरा हिस्सा धंसा हुआ है। तो ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स है ये जनरली रेक्टेंगुलर देखने को मिलता है, और कभी कभी जो है इनकी शेप राउंड भी देखने को मिलती है। और ये किन चीज़ों को काट के बनाए जाते हैं, तो मेटल की जो चादरें होती है, जो मेटल का सीट होता है, उन्हें काट करके फ्लैट कर दिया जाता था, और फ्लैट करने के बाद ये एज ए कॉइन यूज किए जाते थे। अब इन कॉइन में कुछ लिखा हुआ, कुछ इंस्क्राइब किया हुआ तो नहीं होता था, लेकिन इन्हें स्टैंप जरूर किया जाता था, पंचेज करके किसी तरीके से पंच किया जाता होगा और स्टैंप कर दिया जाता था। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, पंच मार्क्ड कॉइन्स। क्यों? क्योंकि इसमें पंच के मार्क देखने को मिलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शहरों के बारे में भी बताया गया है, जैसे अगर आप देखें मथुरा के विषय में, तो बताया जा रहा है मथुरा एक काफ़ी हज़ारों साल पहले, 2500 साल पहले से भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था, क्योंकि बहुत सारे रोड्स यहाँ से क्रॉस करते थे इस वजह से। और नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट जाना हो या फिर नॉर्थ से साउथ तक ये शहर बीच में आता था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्टिफाइड सिटी था। और मथुरा कुषाण की सेकेंड कैपिटल जब बनी तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल सेंटर बन गया, और एक रिलीजियस सेंटर के रूप में भी उभरा। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आपको देखने को मिलती, जैन श्राइन्स थी, और एक इंपॉर्टेंट सेंटर था कृष्ण की भक्ति को भी लेकर के। सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन सरफेसेस सच एज स्टोन स्लेव्स एंड स्टेचूज हैव बीन फाउंड इन मथुरा। मथुरा में इसके अलावा बहुत सारे स्टोन स्लेव्स भी देखने को मिलते हैं और स्टेचूज भी देखने को मिलते हैं। और जो मथुरा के इंस्क्रिप्शन मिले हैं वहाँ पे गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीबर और परफ्यूमर, इन लोगों का भी जिक्र देखने को मिलता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करते हैं, क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन की। उस टॉपिक पर जाने से पहले सिविल सर्विसेज 1998 का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो सबसे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, जो कि एक अर्बन कल्चर था, जो आई थिंक 4,500 से 5,000 साल पहले। तो सबसे पहला तो यहाँ पे 4 होगा। उसके बाद हमने बात की जो महाजन पद का एरा आया लगभग 2,500 साल पहले, वहाँ पर किस तरह से आयरन प्लो को डिस्कवर कर लिया गया था और चीज़ें फ्लरिश कर रही थी। तो 4 के बाद 3। और अभी हमने बात की पंच मार्क्ड कॉइन्स की, जो कि इंडो ग्रीक रूलर्स के आने के बाद यानी मौर्यन एम्पायर के पतन के बाद हमें देखने को मिलता है। और अभी गोल्ड कॉइन्स के बारे में हम लोग देखेंगे, तो सबसे लास्ट में वही आएगा। तो करेक्ट ऑर्डर होगा यहाँ पे 4, 3, 2, 1। अब ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। अब ये चीज़ आपको किसी भी बुक में डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप इस ऑर्डर को समझ करके चलते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। और नाव शिल्पकारों की बात करते हैं। देखिए क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, तो पॉटरी जो है ये देखने को मिलती है जो बहुत ही एक्सट्रीमली फाइन है, और इसे हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इस तरह की पॉटरी क्या कहलाती है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW, ये एक हार्ड व्हील है, जो कि हार्ड व्हील मेड, ओके, व्हील मेड से बनाई जाती है, मेटेलिक लुकिंग वेयर विद अ साइनी ब्लैक सरफेस। साइनी ब्लैक सरफेस देखने को मिलती है। और जो पॉटर है वो एक्सपोज करते हैं इनको काफ़ी हाई टेम्परेचर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मजबूती देखने को मिले। और जो फाइन ब्लैक स्लिप है इस पर अप्लाई किया जाता है बाद में, और इस तरह से इसमें मिरर लाइक साइन देखने को मिलता है। तो बहुत ही फाइन स्कल्पचर है ये, आप देख सकते हैं, बहुत ही फाइन क्राफ्टिंग है।
रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट मे नॉट हैव सर्वाइव। तो इसकी भी हमने बात की कि ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उस पर ये सर्वाइव नहीं करेंगे क्योंकि मिट्टी के बर्तनें ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगी। आगे देखिए, जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं जो इस तरह के काम करते थे मिट्टियों वगैरह के बर्तन बनाने को लेकर के हस्तकला के अंदर, तो ये क्या करते थे, अपना एसोसिएशन फॉर्म करते थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। अभी इस पर ध्यान दीजिए, इस पर सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन आया, उसे भी हम लोग करेंगे। तो ये जो श्रेणी होते थे क्राफ्ट पर्सन के, इनका क्या काम होता था, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे फिनिश प्रोडक्ट को। अब श्रेणी जो है, ये जो श्रेणी है मर्चेंट्स का, यही ट्रेड को भी ऑर्गेनाइज करता था और ये बैंक के जैसा भी काम करता था जब रिच मैन और वुमेन अपना मनी जमा करते थे। तो ये आप देख सकते हैं, एक पूरा आप कह सकते हैं एसोसिएशन बना हुआ है जिसमें पैसे जमा किए जाएंगे, बैंक के जैसा एक्ट करेगा, लोगों को चीज़ें मैनेज की जाएंगी, किस तरह से रॉ मटेरियल लाना है, किस तरह से ट्रेनिंग देनी है, किस तरह से फिनिश प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये चीज़ें की जाएंगी। इन्वेस्ट किया भी जाता था पैसे को, जो इंटरेस्ट यहाँ से आता था वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जाता था, जैसे मोनेस्ट्रीज वगैरह को। ठीक है, ये जो पैसे जमा होते थे बैंकों के अंदर, इसमें जो ब्याज मिलते थे इन्हें उधार देने के बाद उन पैसों का यूज किया जाता था एक रिलीजियस कॉज के लिए ना। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये सिविल सर्विसेज 2012 का है। आपसे पूछा जा रहा है गिल्ड या फिर श्रेणी के संदर्भ में, जो कि एक कंट्री के इकोनॉमी पर एक महत्वपूर्ण रोल को अदा करते थे, इसके विषय में आप उत्तर दीजिए। स्टेटमेंट्स आपको दिए गए उसके बेसिस पे। एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम। पहली चीज एवरी, दूसरी चीज किंग को चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बताया जा रहा है। अभी हमने बात की कि गिल्ड एज एन बैंक काम कर सकते थे, गिल्ड एसोसिएशन में जो चीज़ें हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी और किसी भी प्रकार की राजा की इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलती थी। इसके पीछे का और एक रीज़न आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी जगह पे कहीं पे भी गिल्ड बनाया जा सकता है। हो सकता है 4 लोग आए, 4 ट्रेडर आए, बोले चलो हम लोग अब गिल्ड बनाते हैं और इस गिल्ड में, इस श्रेणी में हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को पैसे से फंड प्रोवाइड करेंगे, एक दूसरे को ट्रेनिंग देंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो क्या उस गिल्ड को भी रजिस्टर किया जा सकता था राजा में? अब लॉजिकली सोचिए, अगर 2 लोग आकर के गिल्ड बना दे तो क्या उस चीज़ के लिए राजा को रजिस्टर करना जरूरी हो पाएगा? क्या ये लिटरली पॉसिबल है? आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। पता चला घर के 4 लोग यहाँ पे गिल्ड बना रहे हैं और राजा वहाँ पे आ रहे हैं, राजा के मंत्री, भाई आओ रजिस्टर करवा लो। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें कठिन होती हैं डेफिनेटली, बट जब एक बार आप लॉजिकली अच्छे से समझ लें तो ये आप कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, जो वेजेस हैं और जो रूल है वर्क का, जो स्टैंडर्ड है वो ऑफकोर्स गिल्ड के द्वारा फिक्स किए जाएंगे। गिल्ड को तो पावर ही दी गई है इस मामले में, और गिल्ड का ऑफकोर्स जुडिशियल पावर है। अभी हमने देखा कि किस तरह से जो वहाँ पे जो पैसे आएंगे उसके इंटरेस्ट को यूज कर सकते हैं, वो जुडिशियल पावर भी होंगी, अपने ओन मेंबर्स को कभी कोई पनिश भी कर सकते हैं अगर वो उनके बात ना माने तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड ही करेक्ट है। अगेन ये एनसीईआरटी से आप इंस्पायर्ड है, आप कह सकते हैं। अगर आपने इन चीज़ों को समझा है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन वर्बेटिम अगर आप देखना चाहते हैं तो आर एस शर्मा और जो दूसरी बुक्स आती हैं वहाँ पे मिल जाएंगी गिल्ड्स के बारे में, जो कि ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे भी। बट अभी मेरा मकसद ये है कि आप समझ पाएँ कि हाँ, एनसीईआरटी में अगर आप ये समझ लें इन बातों को, गिल्ड्स वगैरह को, तो सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन भी आप आंसर कर सकते हैं। अब बात करते हैं अरिका मेडू की। अगेन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग देखेंगे। तो अरिका मेडू आज की डेट में कहाँ पे? पुदुचेरी में। और मैप में हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद अगर आप देखिए तो ये लगभग 2000 से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक कोस्टल सेटलमेंट था जहाँ पे शिप गुड्स को अनलोड करती थी जो बहुत दूर से आते थे। तो अरिका मेडू क्या काम कर रहा है? एज अ पोर्ट। क्यों एज अ पोर्ट? क्योंकि यहाँ पे ये कोस्टल सेटलमेंट है, ये एक तटीय सेटलमेंट है और यहाँ पे शिप्स आती हैं, अनलोड होती हैं, सामानों को अनलोड करती हैं और वापस से सामान लोड किए जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। क्या है ये? कोस्टल सेटलमेंट है। नाम क्या है? अरिका मेडू। आज के डेट में कहाँ पे? पुदुचेरी में। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच में हैव बीन अ वेयर हाउस वाज फाउंड एट दिस साइट। यानी इस स्थली में एक वेयर हाउस के जैसा ब्रिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे स्टोर हाउस के जैसा सामानों को रखने के लिए, अनाजों को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता होगा। इसके अलावा बहुत सारे बर्तन देखने को मिलते हैं जो कि मेडिटेरेनियन रीजन से आते होंगे, क्योंकि सच एज एम्फोरे, जो कि वाइन या फिर ऑयल हो सकते हैं, लिक्विड टाइप के भी देखने को मिलते हैं, और डबल हैंडेड जार भी देखने को मिलते हैं जिसे एम्फोरे कहा गया है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं और यहाँ से ये अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, ये जो अरिका मेडू जो कि बहुत ही एंशिएंट सेटलमेंट है, यहाँ पे शिप्स वगैरह को अनलोड करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता होगा। जैसे अभी हमने भरोच की बात की ना, उसी तरह से इसे भी। ठीक है,
और वैसे भरूच की बात आई है तो मुझे एक सवाल याद आ रहा है, वो भरूच का नहीं है बट उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मुगल पीरियड में किसे बाबुल मक्का या मक्काई द्वार के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में काफ़ी पहले पूछा गया है। ठीक है, आप इसका आंसर करिए अगर आपको पता है तो, अदरवाइज मैं कॉमेंट पिन कर दूंगा। इसके बाद देखिए, देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली थ्रू रोमन डिजाइन वर यूज। यानी बहुत सारे पॉटरी देखने को मिले हैं जो कि लोकली बनाए जाते होंगे, क्योंकि रोमन डिज़ाइन जो रोमन ट्रेड के कारण इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जैसे रोमन लैम्प्स हो गए, ग्लासवेयर हो गए, जेम्स हो गए, ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि जो रोमन एम्पायर है वहाँ से ट्रेडिंग होती होगी, कहाँ पे, अरिका मेडू के तट पर। अभी देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2022 में ही, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूछा गया था कि इनमें से कौन एक फिशिंग कॉलोनी है जो कि एज अ पोर्ट के जैसा यूज किया जाता था ट्रेडिंग में रोमन और ग्रेको रोमन के साथ। ठीक है, तो ये टफ क्वेश्चन अगेन था, तो अरिका मेडू में। अब ये क्वेश्चन चूंकि एसएससी के अंदर है, ऐसा नहीं तो ये यूपीएससी के एग्जाम में नहीं आ सकता। यूपीएससी के एग्जाम्स में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ग्रेको रोमन्स और रोमन के साथ कहाँ पर ट्रेड होता था, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इवन ये भी पूछा जाता है कि बताइए सबसे ईस्टर्न कोस्ट कौन सा था रोमन के ट्रेड के लिए, तो ये बंगाल में था, ताम्रलिप्त था। वो चीज़ें भी मैंने ऑलरेडी कवर कर दी हैं, अगर आप चेक करेंगे हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स में जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के, तो वहाँ पे जो आपको वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने एंशिएंट पोर्ट्स पर बात की है, उसे ज़रूर देख लीजिए। वो एक डिफिकल्ट टॉपिक और बुक्स में कहीं पर भी अच्छे से नहीं कवर किया गया, तो मैंने 3-4 सोर्सेज को कंपाइल करके विथ यूपीएससी के 20+ PYQs कवर किए हैं उसमें। बहुत बार इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अरिका मेडू क्या था एंशिएंट इंडिया में, तो एक कोस्टल सेटलमेंट था हमने देखा, और एक ट्रेड सेंटर था, ना कि झील और अरावली माउंटेन्स का सिटी। आइए थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कीवर्ड्स पर आई थिंक सारे ही इजी कीवर्ड है। एक श्रेणी है जिस पर हमने बात की गिल्ड, और बाकी तो सारे बहुत ईजी है। संगम तो हमने बात की, असेंबलीज जो होती थी, और आयरन, इरिगेशन, विलेज, ये तो सभी को पता है। तो आइए फिर फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। वाज अ वर्ड फॉर लार्ज लैंड ओनर, तो लार्ज लैंड ओनर के लिए ये आपको भूलना नहीं है, ऑलरेडी CDS में पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। वेलालार। और द ग्राम भोजक ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय, तो ग्राम भोजक किससे लैंड कल्टिवेट करवाते थे बताइए। तो ग्राम भोजक की हमने बात की कि जो ग्राम भोजक है वो क्या होते थे, लार्जेस्ट लैंड ओनर होते थे। ठीक है, उनके पास काफ़ी सारी पावर होती थी और वो स्लेव से अपना काम करवाते थे, और राजा उन्हें कलेक्ट करने का, टैक्स कलेक्ट करने की पावर देते थे। ठीक है, तो ये बात हमने की ग्राम भोजक को लेकर के। और ग्राम भोजक के बाद जो सेकंड लेवल आता है वो गृहपति का आता है। ध्यान रखना आपको, ग्राम भोजक सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा पावर है इनके पास, और गृहपति जो है वो बहुत बड़े लैंड ओनर नहीं है, लेकिन अगेन ये भी लैंड ओनर है, थोड़े छोटे लेवल के, स्मॉलर लैंड ओनर है। अब देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे तो यही सब पूछा जाएगा ग्राम भोजक के बारे में, गृहपति के बारे में। तो ग्राम भोजक ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय द स्लेव्स। प्लोमैन को क्या कहते हैं, प्लोमैन अगर आपको याद हो तो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी। जो आदिमाई थी वो स्लेव्स की थी, जो उजावूर थी वो होते थे प्लोमैन, राइट। तो यहाँ पे उजावूर आएगा आंसर। बहुत सारे जो गृहपति की बात की जा रही है, ना कि ग्राम भोजक की। तो गृहपति तो स्मॉल लैंड ओनर थे, हमने देखा। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ये उसके बाद ये चैप्टर होता है यहाँ पे एंड। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स का, जो नेक्स्ट के वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए वीडियो लेंदी जाने का रीज़न ये है क्योंकि यूपीएससी के PYQs डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज सिर्फ पढ़ने का फ़ायदा खास निकलेगा नहीं जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से ना समझते हैं। तो आई होप ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।